औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो डियर स्टूडेंट्स, चलें शुरू करते हैं। आज हमने कॉम्पटाउन इफेक्ट और इसकी डेरिवेशन जो है वो पढ़नी है। तो लेक्चर नंबर 4 के अंदर मैंने कुछ कॉम्पटाउन इफेक्ट के बारे में ज़िक्र किया था। तो आपको ये बताया था कि कॉम्पटाउन इफेक्ट जो है ये भी एक्चुअली बेसिकली इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर को डिस्क्राइब करता है और ये भी उसकी एग्जांपल है। तो कॉम्पटाउन इफेक्ट जो है इसमें जो स्कैटरिंग है रेडिएशन की किसी भी रिजेंबल्ड एटम से, यानी कि जब ये इंट्रैक्ट करता है स्कैटरिंग जो रेडिएशन की होती है एटम वो बिल्कुल रिजेंबल करती है कि बिलियर्ड बॉल कोलिजन से जो कि फोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान होता है। तो बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट होता है इसका कॉम्पटाउन इफेक्ट का, इसके अंदर जो एक्सरे बीम है, ठीक है, इन एक्सपेरिमेंट ऑफ कॉम्पटाउन इफेक्ट, तो ये जो एक्सपेरिमेंट होता है कॉम्पटाउन इफेक्ट का, इसके अंदर एक्सरे बीम जो होती है वेल डिफाइंड वेवलेंथ की, एन एक्सरे बीम ऑफ वेल डिफाइंड वेवलेंथ, ठीक है, जिसकी कि एक वेल डिफाइंड वेवलेंथ होती है लैम्डा, फॉल्स ऑन द ग्रेफाइट टारगेट टी। तो ये एक ग्रेफाइट टारगेट टी के ऊपर फॉल करता है और इंटेंसिटी जो है स्कैटर बीम की इज मेजर्ड फॉर डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल्स फाई, एंड इंटेंसिटी ऑफ द scattered radiation is measured for different scattering angle phi, ठीक है। तो अब जो एक वेल डिफाइंड वेव लेंथ है वो फॉल करती है रेडिएशन की, यानी कि एक्स रे रेडिएशन जो हैं वो फॉल करती हैं ग्रेफाइट के टारगेट के ऊपर और फिर उससे स्कैटर होती हैं और एक डिटेक्टर के ज़रिए जो इंटेंसिटी है स्कैटर्ड रेडिएशन की उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो मैंने आपको प्रीवियसली ये बात बताई थी कि जो एक्स रे की स्कैटर्ड रेडिएशंस होती हैं उनकी वेवलेंथ लॉन्ग हो जाती है और एनर्जी शार्ट हो जाती है। उसकी वजह यह क्या होती है कि जब फोटॉन्स आके इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराते हैं तो फोटॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को अपना एनर्जी और मोमेंटम देते हैं और फिर लेस एनर्जी के साथ वो स्कैटर हो जाते हैं। तो जब उनके पास एनर्जी कम हो जाती है, लेस रह जाती है, तो फिर जो स्कैटर्ड एक्स रेज होती हैं उनकी वेवलेंथ तो लॉन्ग हो जाती है लेकिन उनकी एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो अब इंसिडेंट बीम जो है वो कंसिस्ट करती है किसी सिंगल वेवलेंथ लैम्डा के ऊपर, ठीक है। द इंसिडेंट बीम consists of a single wavelength lambda, वो किसी सिंगल वेवलेंथ लैम्डा जो है उसके ऊपर डिपेंड करती है, उसकी वेवलेंथ लैम्डा है और लेकिन जो स्कैटरिंग बीम है उसकी स्कैटरिंग पीक्स है, बट the scattering beams has scattering peaks, लेकिन उसकी जो है वो स्कैटरिंग पीक्स हैं, उसकी पीक्स आ रही हैं डिफरेंट एंगल्स के ऊपर एट वेवलेंथ लैम्डा
एट वेवलेंथ लैम्डा, जो कि वेवलेंथ लैम्डा और एन लैम्डा प्राइम प्लस डी लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डी लैम्डा प्लस लैम्डा के ऊपर आ रही है। तो फिर इसका मतलब है कि जो कॉम्पटन शिफ्ट है, thus the Compton shift डेल्टा लैम्डा, तो इसका मतलब है कि जो कॉम्पटन शिफ्ट आ रही है डेल्टा लैम्डा वेरीज विद एंगल फाई, वेरीज विद एंगल फाई, यानी कि कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो एंगल फाई के साथ वेरी हो रही है। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट जो स्कैटरिंग एंगल्स हैं उनके ऊपर कॉम्पटन शिफ्ट भी डिफरेंट होगी। ये वेरी होने का ये मतलब है कि ये वेरी हुई है हो रही है एट विच द इंसिडेंट एक्सरे बीम इज स्कैटर्ड, एट विच द इंसिडेंट एक्सरे बीम स्कैटर्ड, कि जिसके ऊपर इंसिडेंट एक्सरे बीम जो है वो स्कैटर होती है। अब अगर आप वेव पिक्चर की बात करें तो वेव पिक्चर में क्या होता है कि जो इंसिडेंट वेव है फ्रीक्वेंसी एफ की, वो कॉज करती है इलेक्ट्रॉन जो होता है स्कैटरिंग टारगेट का कि वो ऑसिलेट करे इसी फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रेडिएट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। लेकिन अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हैं इंसिडेंट और स्कैटर वेव्स की वो इक्वल है। ठीक है, ये वेव थ्योरी ये कहती है कि वो इक्वल है, यानी कि स्कैटर्ड बीम और इंसिडेंट बीम की वेवलेंथ इक्वल है। लेकिन क्वांटम थ्योरी जो है वो ये कहती है कि ये इक्वल नहीं होती। जो स्कैटर्ड बीम है वो लेस एनर्जी और लॉन्गर वेवलेंथ के साथ स्कैटर होती है, क्योंकि फोटॉन जो है वो अपनी एनर्जी जो है उसको प्रोवाइड कर देता है इलेक्ट्रॉन को, और फिर शॉर्टर या लेस एनर्जी के साथ वो स्कैटर होता है। तो इसलिए ये जो वेव थ्योरी थी, क्लासिकल वेव थ्योरी, वो तो फेल हो गई थी इस कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में, क्योंकि वहां पर आप वेव का बात कर रहे हैं और वेव जो है उसकी एनर्जी तो कॉन्टिन्यूस होती है ओवर द वेव फ्रंट। वहां पर तो ये कंसेप्ट ही कोई नहीं है कि डिस्क्रीटनेस का, तो लिहाजा इसको तो हम फिर उसके एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। तो कॉम्पटन जो है उसने एक्सप्लेन किया जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे कि एक्सरे बीम बिहेव करती है एज ए असेंबली ऑफ फोटॉन्स ऑफ ईच एनर्जी एच एफ। ठीक है, जो कि बिलियर्ड बॉल लाइक क्लूजन्स जो हैं उनको फेस करते हैं विद इलेक्ट्रॉन इन द स्कैटरिंग टारगेट। तो कॉम्पटन के मुताबिक जो वेव लेंथ है स्कैटरिंग वेव्स की वो शिफ्ट होती है किसी अमाउंट डेल्टा लैम्डा से, और इसकी फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ जो है वो भी चेंज होती है। तो आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पर ये फिगर्स कुछ बनाता हूँ, दो फिगर्स बनाता हूँ। एक देखें ये आप, एक फिगर ये है। ठीक है, तो यहाँ से ये एक इंसिडेंट बीम आ रही है, ये इधर से भी पास करेगी। ठीक है, ये और इधर आएगी और ये यहाँ पर टारगेट पड़ा हुआ है, टी टी टारगेट है, और इस टारगेट से ये आगे डिटेक्टर की तरफ जाएगी और यहाँ से ये स्कैटर होगी। तो ये स्कैटर हो रही है और इस स्कैटर बीम के इधर ये डिटेक्टर लगा हुआ है और ये कोई एंगल फाई यहाँ से बना रही है। तो ये जो है आपके पास स्कैटर्ड एक्सरे है, इसको आप कोई फिगर 1 का नाम दे दें, और ये जो है ये इंसिडेंट
एक्सरे, इंसिडेंट एक्सरे की ये बीम है। ठीक है, तो ये फिगर 1 होगी। अब आप कंसिडर करें कि एक एक्सरे फोटॉन जो एनर्जी एच एफ का वो सफ़र करता है। लेट कंसिडर ए एक्सरे फोटॉन ऑफ एनर्जी एच एफ सफ़र्स, वो सफ़र करता है एन इलास्टिक कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन, एन इलास्टिक कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन। वो एक इलास्टिक कोलिजन जो है उसको सफ़र करता है इलेक्ट्रॉन के साथ ऑफ मास m नॉट, विच इज इनिशियली एट रेस्ट, जो कि इनिशियली रेस्ट के ऊपर है। चूँकि कोलिजन इलास्टिक है तो लिहाजा दोनों मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व होंगे। तो सिंस द कोलिजन इज इलास्टिक, so both kinetic energy and momentum will conserve, तो दोनों जो है वो कंजर्व होंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो है वो एक और फिगर जो है वो ड्रा करता हूँ और फिर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब चूँकि ये एनर्जी भी कंजर्व हो रही है और मोमेंटम भी कंजर्व हो रहा है, तो इसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगेगा और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगेगा, और उससे फिर इसकी कैलकुलेशन जो है वो होगी। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और इसको ये एक फोटॉन आके हिट करता है, जिसका मोमेंटम पी एच एफ ओवर सी के बराबर है और ई जो है वो एच एफ के बराबर है इसकी एनर्जी। उसके बाद ये इससे टकराता है, ठीक है, और इस फोटॉन से टकराता है जो टारगेट है आपका, सॉरी इलेक्ट्रॉन से टकराता है जो टारगेट है, जिसका मास m नॉट है। ठीक है, ये मास m नॉट का यहाँ पे पड़ा, तो ये स्कैटर होता है किसी एनर्जी एच एफ प्राइम के साथ। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये भी इस तरफ स्कैटर होता है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से अगर हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर जो है उसको ड्रा कर दें, ठीक है, तो इधर से आप देखें कि हमारे पास ये एंगल फाई बन रहा है और ये एंगल थीटा जो है वो बन रहा है। तो अब आप देखें कि यहाँ पर मोमेंटम का ये कंपोनेंट एम वी कॉज ऑफ थीटा, एम वी साइन ऑफ थीटा बनेगा, और जो फाई से मोमेंटम के बन रहे हैं वो आपके पास बनेगा एच एफ प्राइम साइन ऑफ फाई। ठीक है, और एच एफ प्राइम इधर बनेगा एच एफ प्राइम कॉज ऑफ फाई। ठीक है, ये फिगर हमारे पास आ जाएगी। तो अब हमने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम जो उसको लगाना है, तो पहले नंबर पर अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं तो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो कहता है कि एच एफ प्लस एम नॉट सी स्क्वेयर के बराबर है और एच एफ प्राइम प्लस एम सी स्क्वेयर के बराबर है।
एच एफ इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी है, एम नॉट सी स्क्वायर रेस्ट मास एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट के ऊपर है, एम सी स्क्वायर मूविंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और एच एफ प्राइम स्कैटर्ड फोटॉन की एनर्जी है। तो यहाँ पर एम नॉट सी स्क्वायर जो है ये रेस्ट मास एनर्जी है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एच एफ जो है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन की, और एच एफ प्राइम एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन है, और एम सी स्क्वायर एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास इक्वेशन जो है वो आ गई। अब इस इक्वेशन को मजीद आप जो है वो रीअरेंज कर सकते हैं। तो इसको रीअरेंज जो है वो करके हम देखते हैं इस इक्वेशन को। तो एच एफ को इस तरफ ले आए, एच एफ माइनस एच एफ प्राइम प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1 जो हो गया। अब चूंकि यहाँ पर मोमेंटम भी है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम जो है वो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग कंजर्व होगा। तो जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है एक्स कंपोनेंट के लिए, फॉर एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, तो एक्स कंपोनेंट जो मोमेंटम का उसके लिए एच एफ ओवर सी, ये पी एच एफ ओवर सी के बराबर है, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देख लें कि जो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, एक बन रहा है एच एफ प्राइम सी कॉज ऑफ फाई, ये वाला एच एफ प्राइम ओवर सी कॉज ऑफ फाई, यहाँ पर भी एच एम प्राइम ओवर सी जो आएगा, ठीक है, प्लस एम वी कॉज ऑफ थीटा। इसी तरह इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं कि एच एफ ओवर सी माइनस एच एफ प्राइम ओवर सी कॉज ऑफ फाई एम वी कॉज ऑफ थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 2 जाएगा। ये एक्स कंपोनेंट के लिए। नाउ फॉर द वाई कंपोनेंट, अब वाई कंपोनेंट के लिए तो आप देखें कि यहाँ पर वाई कंपोनेंट में एक्स की तरफ इस साइड पर तो कोई भी जो इंसिडेंट फोटॉन है उसका कोई कंपोनेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस, क्योंकि इस तरफ तो कोई मोशन है ही नहीं है, तो एच एफ प्राइम ओवर सी माइनस, अब ये नीचे की तरफ है, माइनस एम वी साइन ऑफ थीटा, इसके बराबर आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एच एफ प्राइम, इसके साथ साइन ऑफ फाई भी आएगा, एच एफ प्राइम ओवर सी साइन ऑफ फाई इज इक्वल टू एम वी साइन ऑफ थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम आप दे। अब मैंने इनको जो है वो कंपोनेंट्स की फॉर्म में जो है वो रिजॉल्व कर दिया। आप स्क्वायर करें आप और ऐड करें इक्वेशन 2 और 3 को, 2 और 3, इन इक्वेशन को स्क्वायर करें और ऐड करें, या मैं मिटा देता हूं। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो इसको स्क्वायर और ऐड करेंगे
तो आप देखें कि जो इक्वेशन है हमारे पास 2, इसका स्क्वायर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। आप देखें तो एफ स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एफ प्राइम का स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस 2 एच स्क्वायर एफ प्राइम डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर कॉस ऑफ फाई प्लस एच स्क्वायर एफ प्राइम का स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई और एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों को स्क्वायर और ऐड करने से ये इक्वेशन जो है वो मेरे पास आ जाएगी। अब आप देखें कि ये दोनों इक्वेशनें कंबाइन हो सकती हैं। तो एच स्क्वायर एफ स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एफ प्राइम का स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई माइनस 2 एच स्क्वायर एफ प्राइम ओवर सी स्क्वायर कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो हमें पता है 1 के बराबर हो जाएगा ये भी, और यहाँ से ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। तो एच स्क्वायर एफ स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एफ प्राइम स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस 2 एच स्क्वायर एफ प्राइम ओवर सी स्क्वायर कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। इसको इक्वेशन 4 का नाम आप दे दें। अब जो इक्वेशन 1 है उसकी दोनों साइडों को आप स्क्वायर करें। नाउ स्क्वायर द बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, जो इक्वेशन 1 है इसकी दोनों साइडें जो हैं इनको आप स्क्वायर करें। तो इसकी दोनों साइडों को आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा एच एफ माइनस एच एफ प्राइम का स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी 4 प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर एच एफ माइनस एच एफ प्राइम इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी 4। ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। अब आप अगर यहाँ से स्क्वायर को ओपन कर देंगे तो एच स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एफ प्राइम का स्क्वायर माइनस 2 एच स्क्वायर एफ प्राइम प्लस एम नॉट स्क्वायर सी 4 प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर एच एफ माइनस एच एफ प्राइम एम स्क्वायर सी 4। ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको आप इस इक्वेशन को सी स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो एच स्क्वायर एफ स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एफ प्राइम का स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस 2 एच स्क्वायर एफ प्राइम ओवर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर प्लस 2 एम नॉट एच एफ माइनस एच एफ प्राइम और एम स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दें। ठीक है जी, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 जो है
वो आ जाएगी। अब आप सब्ट्रैक्ट करें 4 को 5 से। नाउ सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 5। 4 को 5 में से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्र एफ स्क्र ओवर सी स्क्र प्लस एच स्क्र एफ प्राइम का स्क्वायर ओवर सी स्क्र माइनस 2h स्क्र एफ एफ प्राइम ओवर सी स्क्र प्लस एम स्क्र सी नॉट का स्क्वायर प्लस 2m नॉट इंटू एच एफ प्राइम माइनस, अब ये माइनस वाली इक्वेशन आ जाएगी एच स्क्वायर एफ स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा माइनस एच स्क्वायर एफ प्राइम का स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर आ जाएगा और माइनस प्लस बल्कि 2h स्क्वायर एफ प्राइम ओवर सी स्क्वायर कॉज ऑफ आई के बराबर आएगा और एम वी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एम सी स्क्वायर माइनस एम वी के बराबर आएगा। अब इसको अगर हम इक्वेशन को रीअरेंज करें तो इस टर्म को इस टर्म के साथ कंबाइन कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2h स्क्वायर एफ प्राइम ओवर सी स्क्वायर कॉज फाई माइनस 1, ठीक है, और प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस 2m नॉट एच एफ माइनस एच एफ प्राइम। और यहाँ से ये एक दफ़ा इससे कैंसिल होगा, ये एक दफ़ा इससे कैंसिल हो जाएगा और दैट इज इक्वल टू एम स्क्वायर का कॉमन निकालें सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको कह लें कि ये इक्वेशन नंबर 6 जो है ये आपके पास आ गई, ठीक है। ये अब ये दोनों इक्वेशंस को हमने यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया। नो अब इसको मजीद आपने सिंप्लीफाई करना है तो आप देखेंगे हमारे पर रिलेटिविस्टिक मास का एक रिलेशन होता है जो आपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिव, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पर। अब तो वो जो रिलेशन है वो क्या होता है कि m बराबर होता है m नॉट 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ पर m नॉट रेस्ट मास है, m जो मास मूविंग फ्रेम के अंदर है, v वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की और c जो है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो ये रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है। तो अगर मैं इसका m स्क्वायर ले लूँ, m नॉट का स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर के बराबर आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि m स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर m नॉट का स्क्वायर, और इसे यूं भी लिखा जा सकता है कि यू कैन राइट इट, यहाँ से अगर मैं सी स्क्वायर का एलसीएम ले लूँ तो m स्क्वायर m नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, इस तरह भी इसे लिखा जा सकता है। और इसको हम लिख सकते हैं m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू m नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 7। तो
अब आप देखेंगे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये सेम है, तो इसकी जगह पर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो आपके पास आएगा जगह 2h स्क्वायर एफ प्राइम ओवर सी स्क्वायर cos फाई माइनस 1 प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2m नॉट एच एफ माइनस एच एफ प्राइम इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये एम नॉट स्क्वायर और ये एम नॉट स्क्वायर तो आपस में कैंसिल हो गया, ठीक है। तो लिहाजा हमारे पास पीछे क्या बच गया, ये दो टर्में जो है ये तो आपस में कैंसिल आउट होंगे। तो अब मजीद इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो 2h स्क्वायर एफ प्राइम ओवर सी स्क्वायर cos फाई माइनस 1 प्लस 2m नॉट एच एफ माइनस एच एफ प्राइम इज इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकता हूं 2h स्क्वायर एफ प्राइम ओवर सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस ऑफ फाई, यहाँ से माइनस को कॉमन निकालो और इसको उस तरफ ले जाओ, तो माइनस 2m नॉट एच को कॉमन निकालो तो f माइनस एफ प्राइम, तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो 2h स्क्वायर एफ प्राइम ओवर सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू 2m नॉट एच एफ माइनस एफ प्राइम, इसके बराबर आ गया। तो यहां से एक दफा ये h जो है इस h से कैंसिल हो जाएगा, तो 2h एफ प्राइम ओवर सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस ऑफ फाई 2m नॉट एफ माइनस एफ प्राइम के बराबर आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं कि 2h ओवर सी स्क्वायर 1 माइनस cos of phi is equal to 2m naught f minus f prime divided by f prime। ये a f prime मैं इस तरफ उठा के ले आया। तो ये बन जाएगा आपके पास, इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ से कि f ओवर एफ प्राइम माइनस एफ प्राइम एफ प्राइम इज इक्वल टू h ओवर m नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस ऑफ फाई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहां से अब आप देखें कि ये 2 से कैंसिल कर दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से एफ से कट जाएगा, एफ प्राइम से कट जाएगा, तो 1 ओवर एफ प्राइम माइनस 1 ओवर एफ इज इक्वल टू h ओवर m नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस ऑफ फाई। तो अब यहाँ पर अगर मैं रिलेशन यूज करूँ कि c जो है वो एफ लैम्डा के बराबर होता है, तो यहाँ से f जो है वो c ओवर लैम्डा के बराबर होगा और f प्राइम जो है वो c ओवर लैम्डा प्राइम के बराबर होगा। तो ये आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा लैम्डा प्राइम ओवर c माइनस लैम्डा ओवर c h ओवर m नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस ऑफ फाई। तो ये c एक दफ़ा इससे काट जाएगा, तो लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा h ओवर m नॉट c 1 माइनस कॉस ऑफ फाई के
बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा, लैम्डा जो है वो ओरिजिनल वेवलेंथ है और लैम्डा प्राइम जो है वो स्कैटर्ड वेवलेंथ है। तो इसका मतलब है कि दैट इज द शिफ्ट इन वेवलेंथ। तो यू कैन राइट इट लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा। लैम्डा प्राइम स्कैटर्ड वेवलेंथ है जो कि लॉन्ग है, और लैम्डा इंसिडेंट वेवलेंथ है जो कि शॉर्ट है, और डेल्टा लैम्डा शिफ्ट इन वेवलेंथ है आफ्टर स्कैटरिंग। स्कैटरिंग के बाद इसका मतलब है कि डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉज ऑफ फाई के बराबर है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से आप ये चीज़ तो क्लियरली दे सकते हैं कि कॉम्पटेंशियल डेल्टा लैम्डा जो है कॉम्पटेंट शिफ्ट डेल्टा लैम्डा डिपेंड्स ओनली ऑन द स्कैटरिंग एंगल फाई। तो क्लियरली इस जो रिलेशन है उससे हमें पता चल रहा है कि जो शिफ्ट इन वेवलेंथ आ रही है स्कैटरिंग के बाद, वो स्कैटरिंग एंगल फाई के ऊपर डिपेंड कर रही है, और ये किसी इनिशियल वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, एंड नॉट ऑन एनी इनिशियल वेवलेंथ। ठीक है जी, तो ये किसी इनिशियल वेवलेंथ जो है उसके ऊपर नहीं कर रही। तो फाई जो है वो वेरी कर सकता है फ्रॉम फाई 0 डिग्री टू फाई 180 डिग्री। तो 0 से 180 तक ये वेरी कर सकता है। तो अगर हम पहले नंबर पर ये जो वेरिएशन आ रही है इसके अंदर, इसमें फाई को 90 डिग्री लें और इसको पुट करें, तो डेल्टा लैम्डा एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉज 90 डिग्री। तो कॉज 90 डिग्री तो 0 के बराबर होगा, तो डेल्टा लैम्डा एच ओवर एम नॉट सी के बराबर आ जाएगा। इसको हम, इस रिलेशन को हम कहते हैं विच इज कॉल्ड द कॉम्पटन वेवलेंथ। तो ये रिलेशन जो है इसको हम कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, अब ये जो कॉम्पटन वेवलेंथ है किसी फोटॉन की, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो कॉम्पटन वेवलेंथ है ये एच एफ इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, दैट इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर के बराबर है। और यहाँ से लैम्डा कॉम्पटन जो है दैट विल बी इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी स्क्वेयर के बराबर निकल आएगा।
ठीक है जी, ये हमारे पास लैम्डा काम की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। तो इस रिलेशन से हमें ये पता चल रहा है कि जो कॉम्पटन वेवलेंथ है वो लार्ज है, जो कि टारगेट हैं इलेक्ट्रॉनिक मासेस के। इसलिए जो कॉम्पटन फैक्ट है वो प्रिडिक्टेबल नहीं है विद विजिबल लाइट, जहाँ पर कि आप पार्टिकल्स इन्वॉल्व करते हैं ऑफ लार्ज मासेस फॉर स्कैटरिंग। तो इसी वजह से कॉम्पटन फैक्ट, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉम्पटन फैक्ट जो है उसको विजिबल लाइट से हम क्यों नहीं ऑब्जर्व कर सकते। तो अगर आप इस रिलेशन को देखें लैम्डा काम को, तो यहाँ से आपको पता लगता है कि जो कॉम्पटन वेवलेंथ है, क्योंकि ये देखें ना, ये लैम्डा काम एम नॉट इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक मासेस हैं, ठीक है, ये उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फिर अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ज़्यादा वेवलेंथ होगी तो कम मास होगा, कम मास हो ज़्यादा मास होगा तो कम वेवलेंथ होगी। तो इसलिए ये प्रेडिक्टेबल नहीं है विजिबल लाइट के साथ। हम इसको विजिबल लाइट के साथ जो है वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। विजिबल लाइट के साथ इसको हम चेक जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो ये लैम्डा कॉम जो है ये बेसिक हमारे पास रिलेशन जो है निकला है। तो आप इसका मतलब है कि इसको लिख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा कॉम्पटन, ये एच ओवर एम नॉट जो है, सॉरी ये सी नहीं आता यहाँ पर, सी स्क्वेयर नहीं आता, एच ओवर, क्योंकि ये सी से कट जाता है, तो एच ओवर एम नॉट सी ये लैम्डा काम के बराबर है। ठीक है, और ये आ जाता है 1 माइनस कॉज ऑफ फाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक लास्ट चीज़ जो रह गई है, वो लास्ट चीज़ ये रह गई है कि इधर भी एम नॉट लगा लें। लास्ट चीज़ रह गई है कि जो ग्राफ है इसका, वो डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल्स के ऊपर जो ग्राफ हमारे पास आता है, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आते हैं, तो आप देखें कि ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स कुछ इस तरह के आते हैं। ये 5 0 के ऊपर है, उसके बाद ये 545 डिग्री के ऊपर है। ठीक है जी, 545 एक ये पीक आ रही है, एक ये पीक आ रही है, और उसके बाद ये 590 डिग्री के लिए। ठीक है, ये 590 डिग्री के लिए। तो ये हमने जो है वो सारा कॉम्पटन इफ़ेक्ट जो है उसको ड्राइव करके देख लिया। और यहाँ पर मैंने ये भी आपको बता दिया कि जो आम तौर पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों जो कॉम्पटन इफेक्ट है वो विजिबल लाइट से हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो हमें पता है कि जो कॉम्पटन वेवलेंथ है इस रिलेशन के मुताबिक वो लार्ज जो टारगेट है इलेक्ट्रॉनिक मासेस के लिए, उनके लिए लार्ज है, वेवलेंथ लार्ज है इलेक्ट्रॉनिक मासेस के लिए। मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है, यानी कि ये एम नॉट इलेक्ट्रॉन का मास कम है, तो ये ज़्यादा होगी। और अगर आप यूज़ करेंगे विजिबल लाइट को, तो विजिबल लाइट के लिए फिर आपको पार्टिकल्स चाहिए लार्ज मासेस के फॉर स्कैटरिंग, और लार्ज मासेस फॉर स्कैटरिंग जो है वो हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो इसलिए हम यहाँ पर जो है वो यूज़ करते हैं एक्स रेज को कॉम्पटन इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है जी, अब ये मैंने सारा कॉम्पटन इफेक्ट बता दिया। ये अब दो इसके अंदर रिलेशंस थे, प्रोसेसेस थे, सॉरी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट। ये अब जो रेडिएशन की पार्टिकल नेचर है उसको डिस्क्राइब करते हैं। यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम रेडिएशन के बारे में ये बताएं कि रेडिएशन जो है वो एज ए पार्टिकल बिहेव कर रही है, तो फिर आपको कॉम्पटन इफेक्ट और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। और इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए पार्टिकल नेचर जो है रेडिएशन की उसको यूज़ किया जाता है।
ठीक है, उसके बगैर आप इन दोनों को इन दोनों को जो है वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते। और बेसिकली ये इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन है विद मैटर, और ये इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर उसी वक्त ही डिस्क्राइब की जा सकती है जब हम पार्टिकल नेचर जो है रेडिएशन की उसको डिस्क्राइब करें। तो बहुत शुक्रिया आपका। फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में जो है जो कल होगा उसमें थर्मल रेडिएशन को हम डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।